हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे कि हमारा बिज़नेस स्टार्ट कैसे हुआ था। तो अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम आपका है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय बिज़नेस, व्यापार ट्रेड, वाणिज्य हमारा कॉमर्स होता है। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का व्यापार, यानी कि अपने देश में बैंकिंग प्रणाली किस तरह से की जाती थी, ट्रेड किस तरह से होता था, और जो कॉमर्स है उसमें हम इसका योगदान किस तरह से था। सेकंड, व्यवसाय की अवधारणा, उद्देश्यों से परिचित होंगे। बिजनेस के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और किस ऑब्जेक्टिव के लिए उनका यूज़ किया जाता था। हमारे कितने प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं। जो कॉमर्स के साथ सारी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होगी, उनको हम पढ़ेंगे। हमारे ऐतिहासिक काल में व्यापार और वाणिज्य का जिस तरह से विकास हुआ था वो इसमें हम पढ़ेंगे। व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो काम किए जाते हैं, कौन से रिस्क लेते हैं, उनका नेचर क्या है, उनका रीज़न्स क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट हमारा, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो हम किन किन मेन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ये सारा जो टॉपिक है आपको इसके अंदर पढ़ना है। देखिए जो पहले आपको बताया गया है, आपके 7 चैप्टर्स करा दिए गए हैं, उसमें ये सब मिक्स है, तो इसीलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक तरह से स्टार्टिंग से वर्क भी हो जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी में नोट करना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक कहानी से ही इसको स्टार्ट करते हैं। राहुल, हरीश, सुशील और प्रीति इन सब ने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। अब एग्ज़ाम जब इनका एंड हो गया था तो वो अपने एक फ्रेंड राधिका के घर पे मिलने गए और वहाँ पर जो उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, क्या क्या उनको फ़ील हुआ, अपने जो अनुभव थे वो एक दूसरे से बात करने लगे। उसी समय राधिका के जो पापा हैं रामराजन, उन्होंने सभी से उनकी कुशलता पूछी। अब रामराजन क्या है, एक बिजनेसमैन है, वो अपने करियर के बारे में बता रहे थे। तो यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे उनके पास कोई आंसर नहीं था कि वो अपने फ्यूचर में क्या स्टार्ट करेंगे। तो रामराजन ने अपने बिज़नेस से रिलेटेड ये बताया कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, तो बिज़नेस भी करियर का एक अवसर हो सकता है। जो सुशील है उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये बोला, आप सही कह रहे हैं अंकल जी, अगर हमें पैसा कमाना है तो बिज़नेस ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है। और अगर हम अधिक मेहनत करके अपना व्यवसाय को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लेंगे तो हमें पैसा भी बहुत मिलेगा और हमारी वैल्यू और गुडविल भी फर्म में काफ़ी हो जाएगी। तो रामराजन ने कहा कि केवल पैसा कमाना ही व्यापार का उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें भी इसमें ध्यान रखनी होती हैं। उन्होंने ये बताया कि जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह से हमारे विकास में वो सहायक देती हैं, हमारा नाम करती हैं, उसी देश से हमारे राष्ट्र और देश के विकास में भी वो वृद्धि करते हैं। यानी कि अगर आप किसी देश में रहने वाले व्यक्ति हैं और आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने बिज़नेस किया है और आपने अपनी गुडविल काफ़ी बना ली, तो आपके साथ साथ आपके देश का नाम भी होगा। तो व्यावसायिक गतिविधियों को जानने के लिए उनको पहले उसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। तो प्राचीन काल में जो हमारा व्यापार है वो पहले भी किया जाता था, और जो प्राचीन काल का व्यापार था वो भारतीय उपमहाद्वीप को समृद्ध बनाने में किया जाता था। यानी कि हम बिज़नेस अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे, पहले हम अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए करते थे। तो इसी बात पर प्रीति ने कहा कि मैंने अपनी जो बुकलेट थी उसमें रेशमी मार्ग के बारे में पढ़ा था। तो रामराजन ने इसको सुनकर वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए, लेकिन जो रामराजन की टॉक्स थे वो इन सब दोस्तों में एक जिज्ञासा बदल गए कि क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो प्रीति का क्या था कि उसने रेशमी मार्ग के बारे में पढ़ा, लेकिन इन चारों दोस्तों ने सवाल पूछने क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। उनके माइंड में आया कि ये रेशमी मार्ग क्या है, प्राचीन काल में बिज़नेस होता था तो वो किस तरह से किया जाता था, तो उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ये सारी जो क्वेश्चंस थे वो उनके माइंड में आने लगे। उस समय जो ट्रैवलर्स थे वो किस तरह से माल को मंगाते थे, माल को भेजते थे, और उस समय के यात्रियों ने भारत को स्वर्णद्वीप क्यों कहा था, क्या कारण था कि कोलंबस और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो इन सब क्वेश्चंस को पूछने के लिए उन्होंने अपने स्कूल टीचर जो उनके स्कूल में कॉमर्स पढ़ाते थे उनसे मिलने का निश्चय किया, जिससे वो बिज़नेस के बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकें कि व्यवसाय होता क्या है, उसके नेचर क्या हैं, क्या फीचर्स हैं,
उसको किस तरह से विकसित किया जाता है। तो ये कहानी थी कि बिज़नेस जो है वो आपके अनुभवों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, और जब तक आप अपने देश की पुरानी गतिविधियों को नहीं जानेंगे, आप अपने भविष्य में देश को समृद्ध नहीं बना सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि ये जो व्यापार होता है ये कोई अलग से कोई शेड्यूल नहीं है। हम अपनी दिन भर की जितनी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी सर्विसेज चाहिए ना। तो वस्तु और सेवा, वस्तु का मतलब जितनी भी हमारी गुड्स हो गई, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, इनको पूरा करने के लिए, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें क्या ज़रूरत, हमें दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। और वो दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं, जो उस वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसको बेचते हैं और उसको खरीदने के लिए यानी कि आवश्यक वस्तु को आवश्यक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यही हमारा व्यवसाय में आता है। आप ध्यान रखेंगे कि आज के सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो जो बिज़नेस है वो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। किसका कारण क्या है कि लोगों जो वस्तु चाहते हैं, जो सर्विसेज वो चाहते हैं, वो उसकी प्रोडक्शन और सेल से जुड़ी होती है। अब प्रोडक्शन में इकोनॉमिक यानी कि पैसा भी लगेगा, सेलिंग में पैसा भी लगेगा। तो ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड है। ज़्यादातर जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और धन अर्जन, यानी कि पैसा कमाने के बाद वो लोगों तक अपनी वस्तुओं और सर्विसेज को पूरा करा देते हैं। यानी कि जो भी डिमांड होती है कस्टमर की, एक व्यक्ति को क्या चाहिए वो उसको दिलाना, उसके बाद ये देखना कि क्या वो उस वस्तु से संतुष्ट है। तो ये चीज़ें हमारी व्यावसायिक गतिविधि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अब हमारे जीवन का जो मेन पॉइंट है वो बिज़नेस पर ही डिपेंड है। आज के समाज में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, हॉस्पिटल, हमारी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी हमारे धार्मिक निकाय हुए, ये सारे बिज़नेस से ही इफ़ेक्टिव हैं। जो हमारे दैनिक जीवन है उस पर बिज़नेस का इफ़ेक्ट भी बहुत पड़ रहा है। इसी वजह से हमें बिज़नेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या करेंगे हम बिज़नेस को जान के, सबसे पहले हम इसकी अवधारणा जानेंगे। अवधारणा का मीन्स ये स्टार्ट हुआ कैसे था। फिर हम नेचर जानेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट हो गया लेकिन उसमें कुछ विशेषता तो होंगी जिसकी वजह से वो आज के व्यवसाय में चल रहा है, और वो विशेषता किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो आपकी व्यावसायिक अध्ययन बिज़नेस स्टडी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे कि पहले समय में बिज़नेस कॉमर्स था क्या, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता था। और जब आप फर्स्ट पार्ट को अपना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अब वर्तमान प्रकरण में आ जाएंगे कि दूसरे खंड में, दूसरे पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे कि व्यवसाय की अवधारणा क्या है, उसकी प्रकृति और उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि बिज़नेस की जो आपकी किताब है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले में आप ये पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह से व्यापार किया जाता था, कौन कौन से व्यापार हैं, ठीक है, और वर्तमान में किस तरह से व्यापार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट जो है आपका वो है व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। मतलब इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि आप भारत के निवासी हैं, अगर आपको बिज़नेस करना होगा तो उसकी आर्थिक और वाणिज्यिक विकास के लिए उसके क्षेत्र के, उसके प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानना पड़ेगा। अब ये जो भारत उपमहाद्वीप है, जो उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में हिंद महासागर तक, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, तो इन्हीं मार्गों के द्वारा आप व्यापार करेंगे। तो चलिए उन मार्गों के बारे में हम जानते हैं। अभी जो कहानी बताई गई थी उसमें प्रीति ने अपनी पुस्तक में एक रेशमी मार्ग के बारे में जिक्र किया था। तो ये रेशमी मार्ग होता क्या है? देखिए व्यावसायिक मार्गों का जो लोकप्रिय रूप है वो बोले जाने वाला शब्द है, ये रेशमी रहा, जो नॉर्मली पूरे संसार में एशिया के आसपास विदेशी राज्य या साम्राज्यों, राजनीतिक और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है, वो आपका रेशमी मार्ग कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए कि रेशमी राह क्या होता है। रेशमी मार्ग वो होता है जो पूरे संसार में या एशिया में आसपास के जितने भी विदेशी राज्य हैं और विदेशी साम्राज्य हैं उनसे व्यापार और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। उस मार्ग को आप क्या बोलते हैं? रेशमी मार्ग कहते हैं। जो मार्ग आपके समुद्री से होते हैं वो आपके समुद्री मार्ग होंगे। अब जो समुद्री मार्ग, वे समुद्री मार्ग जो भारत में मसालों के व्यापार में उपयोग किए गए थे, और वो किसको जोड़ते हैं? पूरब और पश्चिम को जोड़ते हैं, तो वो आपका मसाला मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो आपने 2 मार्ग इसमें पढ़े, एक तो रेशमी मार्ग और एक मसाला मार्ग।
रेशमी मार्ग आपको समझ में आ गया। मसाला मार्ग क्या था कि वे समुद्री मार्ग जो भारत से मसालों के व्यापार में किए जाते हैं और किसको जोड़ते हैं, पूरब और पश्चिम को जोड़ते हैं, वो आपके मसाला मार्ग कहलाते हैं। प्राचीन भारत में इन्हीं मसाला मार्गों के द्वारा जो प्रमुख राज्य थे वो व्यापारिक केंद्र बने थे और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरे थे, जिस कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति बहुत आसान हो गई थी। घरेलू व्यापार वो होते हैं जो आप अपने घर में करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो आप देश और विदेश दोनों में करते हैं। तो ये दोनों मार्ग हमारे व्यापार और वाणिज्य के इतिहास के प्रमुख मार्ग थे। पहला मार्ग आपका रेशमी मार्ग और दूसरा आपका मसाला मार्ग। तो व्यापार और वाणिज्य ने प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक निर्यातक केंद्र में स्थापित किया था। निर्यातक का मतलब ये अपनी वस्तुओं को बाहर के देशों में भेज सकते हैं, वो निर्यात व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो भारत पहले क्या करता था, पहले निर्यात करता था। इसके पास इतने सारे साधन थे कि इसको वस्तुएं मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि ये उन वस्तुओं का ही व्यापार करता था जो उस देश में, जो भारत में मिल जाता था। वो वस्तु जो भारत में मिल जाती थी उसका उत्पादन करता था और उनको उत्पादित करने के बाद निर्यात कर देता था। तो इसलिए आर्थिक जगत में भारत को एक महान निर्यातक केंद्र बोला जाता था। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो बेसिकली क्या था, या तो भूमिगत या समुद्रिक, यानी क्या तो भूमि के द्वारा वो माल बेचते थे या फिर समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। और ये व्यापार आपके अंतर्देशीय का मतलब जो भारत में ही किया जाता है और विदेशी जो भारत से बाहर किया जाता है। तो ये दोनों व्यापार आपका हुआ करता था। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्र शताब्दी में व्यापारिक केंद्रों के आवागमन के परिणाम स्वरूप एक नए भारतीय समाज का निर्माण हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे तीसरी सहस्त्र यानी कि 3000 शताब्दी पहले जो व्यापारिक केंद्र थे उससे नए भारत का निर्माण हुआ था। व्यापारियों का समुदाय बढ़ा था। प्राचीन काल में जितना भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी, सैनिक सुरक्षा थी, क्योंकि राजा महाराजा होते थे तो उसमें सैनिक सुरक्षा भी ज़रूरी थी। तो ये जो सारा काम था ये भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापार नियमों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती थी। और इन्हीं योजना के कारण जो आपकी नॉर्मल पैसे से रिलेटेड व्यवस्था थी वो बिल्कुल एक समान थी, जिसको मापने में एक रूपकता मिली, यानी कि इसको एक ही मुद्रा में मापा जा सकता था। और इस मुद्रा में सिक्कों का प्रयोग किया गया और ये सिक्के आपके बिजनेस को बढ़ाने में, बाज़ार को विस्तारित करने में भी प्रयोग किए जाने लगे। आपने दो मार्गों के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो बैंकिंग प्रणाली थी वो किस तरह से यूज़ की जाती थी। अब जो आप बैंकों का यूज़ करते हो वो पैसा जमा करने के लिए करते हो, ठीक है, और उन पैसों का यूज़ क्या होता है, बैंक देश में कहीं और विनियोजित करके उससे पैसा कमा लेती है। तो पहले समय भी हमारी बैंकिंग प्रणाली होती थी, तो वो बैंकिंग प्रणाली को हम क्या बोलते थे, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली बोलते थे। देखिए, जीवन में उन्नति करने के लिए मुद्रा का बहुत उपयोग किया जाता है, और मुद्रा का उपयोग कैसे मिलेगा, जब आप वस्तुओं को उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक जीवन में उन्नति जब हुई थी तो मुद्रा के रूप में वस्तुओं का उपयोग और धातुओं का भी उपयोग किया जाने लगा। ये जो धात्विक मुद्रा का प्रारंभ हुआ था उस समय मुद्रा मापन की इकाइयाँ और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना शुरू किया था। मुद्रा मापन का मतलब होता है कि आप मुद्रा को वस्तुओं के द्वारा एक्सचेंज कर सकते थे, यानी कि अगर आप कोई भी वस्तु लेते तो उसको मुद्रा में तोल सकते थे। और विनिमय का माध्यम का मतलब एक्सचेंज कर सकते थे, वस्तु आपने ले ली और मुद्रा उसको दे दी। इस कारण ये सभी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी इसमें क्या हुई, तेजी आनी शुरू हो गई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के लेन देन में, यानी कि पैसों के लेन देन में साख भी प्रयोग करते थे। अब ये साख क्या होते हैं, जब आपके पास रुपया नहीं होता तो आप अब क्या करते हो, आप चेक देते हो ना, तो ये चेक आपका साख कहलाता है। तो प्राचीन काल में आपके चेक नहीं चलते थे क्योंकि उस समय बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, वो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी। तो उस समय जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी उसमें चेक के स्थान पर हुंडी और चित्त दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता था। ये हुंडियाँ बहुत सारे कार्य करती थी, जैसे अब भुगतान के लिए आप क्या करते हो, चेक का यूज़ कर देते हो, उसी तरह से इन हुंडियों का प्रयोग पहले किया जाता था। उपमहाद्वीप में भारत जो था उसमें हुंडी में एक विनिमय के साधन के रूप में कार्य किया जाने लगा। लेकिन ये जो हुंडी थी वो स्थानीय भाषा में लिखा जाती थी। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में जो हुंडी होगी वो उसी लैंग्वेज में लिखी जाएगी, ये केवल उत्तर प्रदेश में मान्य होगी और कहीं आप इसको लागू ही नहीं कर सकते। दूसरा, ये अनुबंध के आधार पर होती थी, ठीक है, बिना किसी शर्त के भुगतान का वचन दिया जाता था और इसको भी कानून की अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र किया जाता था।
तो ये हुंडी है। एक बार फिर से सुनिए, हुंडी क्या है कि प्राचीन काल में ये विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसकी भाषा स्थानीय होती थी। ये एग्रीमेंट के तौर पर किया जाता था। बिना किसी शर्त के द्रव्य के भुगतान का वचन दिया जाता था और ये कानून के द्वारा ही हस्तांतरित की जाती थी। इस समय में ये हुंडियाँ कितने प्रकार की थी? देखिए, ये हुंडियों का आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है। पहली एक धनी जोग, दर्शनी, ये दर्शनी और मुद्दती, इसमें व्यापक वर्गीकरण में दो चीज़ें लिखी हैं। दर्शनी वो होती हैं जिसको दिखाने पर आपको भुगतान मिलेगा, और मुद्दती वो होती है कि जिसके पास है वो उसका पेमेंट ले सकता है। यानी कि दर्शनी में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको उसकी राशि पाने का अधिकार होता है, और मुद्दती में नाम लिखा हुआ भी है चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का हो, और आपके पास वो विपत्र है तो केवल आपको ही उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो दर्शनी और मुद्दती समझ में आया? दर्शनी का मीन्स आपको दिखाना पड़ेगा, आपका नाम मैच होना चाहिए तो आपको पेमेंट मिलेगी। मुद्दती का मीन्स कि आपके पास हुंडी चोरी की है, आपकी नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो पहला आपका धनी जोग दे रखा है, ये दर्शनी है। अब काम क्या था इसका कि किसी भी व्यक्ति को देय भुगतान पाने वाले पर किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, किसी को भी पेमेंट किया जा सकता था। शाहयोग, ये भी दर्शनीय है, केवल विशिष्ट व्यक्ति को ही दिया जाता था, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं। भुगतान पाने वाले पर दायित्व, भुगतान पाने वाले पर दायित्व का मीन्स जो अमाउंट को रिसीव करेगा वो लाइबल होगा उसका। फमान जोग, ये भी दर्शनीय है, केवल आदेशित व्यक्ति को, जिसको ऑर्डर किया गया होगा केवल उसी को दी जाएगी। देखनहार, ये भी दर्शनीय है, ये वाहक और प्रस्तुतकर्ता को दी जाएगी जो उसके सामने प्रेजेंट होगा उस हुंडी को लेकर। फरयान जोग, ये मुद्दती है, एक निश्चित अवधि के पश्चात आदेशित व्यक्ति को दी जाएगी। जोखिमी मुद्दती ये भी है कि प्रेषित माल पर आहरित, यानी कि जो माल आपने भेजा हुआ है उस पर दी जाएगी। अगर रास्ते में माल खो जाता है तो धारक ही उसका खर्चा वहन करेगा, हुंडी पाने वाले का उसका कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये सारी हुंडियाँ आपकी पहले समय में चलती थी। इनका काम क्या होता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो इन पत्रों के माध्यम से आप अपना व्यापार कर सकते थे। तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ था, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने निजी व्यापार को पूरा कर सकते थे। अब बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ लोगों ने क्या करा, बैंकों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, सेठों को, उनको क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारी जो आपकी बहुमूल्य धातु थी उसका एकत्रीकरण करना शुरू कर दिया। अब यह धन माल को बनाने वालों को, जो माल को बनाते थे, उत्पादित करते थे, उनके साधनों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि जिनके पास नगर सेठ होते थे, जिनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता था, वो अब ऋण के तौर पर उन व्यक्तियों को पैसा देने लगे जो आपकी आवश्यकता की वस्तु को बनाना चाहते थे। तो प्राचीन समय में जो लोगों का आर्थिक जीवन था उसके दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। क्या चलता था? पहले या तो कृषि चलती थी, यानी कि खेती, या फिर अपने पशुओं को पालकर उससे व्यापार किया जाता था। और अनुकूल जलवायु की परिस्थिति में जो लोग होते थे वो एक साल में 2 या 3 फसलें भी उगा लिया करते थे। इसके अलावा आपके जो घरेलू उद्योग जैसे सूती वस्त्रों की बुनाई हो गई, रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, कला, हस्तशिल्प, मूर्ति बनाना, कुटीर उद्योग, राजगिरी, मजदूरी, यातायात के साधनों का निर्माण जैसे जहाज़ों का, नौकाओं का, बैलगाड़ियों का, इनको बनाकर भी वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा इनकम रिसीव करते थे। इसके द्वारा वो क्या करते थे, लोग बचत करते थे, यानी कि खेती और पशुपालन तो करते थे, साथ में अपना हस्तगिरी का काम भी करते थे, और जो पैसा बचता था उसको भविष्य के लिए जोड़ते थे। उस समय में जो कारखाने होते थे उसमें कारीगर बहुत कुशल होते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो काम आता था उसको वही कार्य दिया जाता था। अब जिनका कार्य कच्चे माल को बनाना था, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग थी उस समय, तो प्रशिक्षित प्रणाली का प्रचलन बढ़ा। यानी कि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब मार्केट में डिमांड बढ़ती चली गई तो जो बिल्कुल परफेक्ट कर्मचारी थे उन्होंने दूसरों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ट्रेंड किसको किया, सबसे पहले अपनी फैमिली को ट्रेंड किया, ठीक, और उसका व्यापार जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उनको विशेष कौशल उस चीज़ में मिलता चला गया। अब आपकी कारीगरी, शिल्पकार और जितने भी बिजनेस थे उसमें कुशल श्रमिक आने लगे, उनके कौशल में और निखार आया, उनका ज्ञान बढ़ा,
और जो उनका कार्य था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने लगा। यानी कि जब अपनी फैमिली को सिखाएंगे तो जो पापा का बिजनेस है वो बेटा ही संभालेगा। ठीक है, इससे व्यापार और वाणिज्य को वित्त पोषण का मतलब क्या होगा, इसमें आपका मतलब पैसों की कमी नहीं थी। इसी कारण औद्योगिक बैंकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कृषकों को, जो खेती करने वाले थे, उनको ऋण की प्राप्ति हो जाती थी और इसी वजह से कृषि को ऋण देने वाले बैंक अस्तित्व में आए, जिनको क्या बोला जाता है, कृषि बैंक बोला जाता है। ये बैंक क्या करते हैं, ये किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं। देखिए, इसमें सब आप वो पढ़ेंगे जो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था उसका मिक्सचर है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दें।